हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल की प्रोफाइल के बारे में। सर, फॉर्म भरने से लेके ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस होता है उसमें आप लोगों के दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं। आज सारे के सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। जैसे कि कौन कौन सी जो पोस्ट है सर, उसके लिए कौन कौन एलिजिबल होता है, क्या सर 12th में मैथ होना कंपलसरी है या होना कंपलसरी है, तो कौन सी पोस्ट के लिए। अगर मैं बात करूं सर, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में कितने नंबर लेके आने हैं, क्या पेपर 3 ओनली क्वालिफाइंग है। अगर बात करी जाए दोस्तों सैलरी की, तो हम लोग सैलरी तक की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, फाइनल रिजल्ट से लेके ज्वाइनिंग तक का क्या प्रोसेस है। जो रिजल्ट है आपको पता चल गया कि आपको डिपार्टमेंट मिल गया, जैसे पीए, एसए, एलडीसी, डीईओ। अब उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट क्या क्या प्रोसेस करवाते हैं, कितने स्टेप और लगते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन कब जाके होगा दोस्तों, उस चीज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर मैं बात करूं जॉब लोकेशन की, क्या सर जॉब लोकेशन कौन सी है, ऐसी कौन सी जॉब है कि सर उससे मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जा सकता हूं, जिसका ऑफिस जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवेलेबल हो सकता है। ऐसे करते हुए दोस्तों जितने भी पॉइंट आप लोग देख रहे हो, इन पे हम लोग बात करने वाले हैं। क्या सर मैं एसएससी 10+2, एसएससी सीएचएसएल 10+2 के थ्रू कोई भी जॉब लेता हूं तो मैं प्रमोशन का इंस्पेक्टर बन सकता हूं क्या, या मैं एएसपी बन सकता हूं क्या। अगर बन सकता हूं तो कौन सी परीक्षा देनी पड़ेगी, या कितने समय के बाद से मेरा खुद ब खुद प्रमोशन हो जाएगा। इन सभी पॉइंट्स पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में, अगर आपको लगता है कि हाँ सर ये चीजों की जानकारी हमें चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपने 10+2 के बाद आपको कितने टाइप की जॉब मिलने के चांस हैं। तो दोस्तों एक होता है पीए एसए, एक एलडीसी, एक होता है डीईओ। अगर मैं बात करूं पीए तो होता है पोस्टल असिस्टेंट, ऐसे होता है सॉर्टिंग असिस्टेंट। अगर मैं बात करूं दोस्तों एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, डीईओ होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो अगर आपने 10+2 पास किया है, उसके बाद आप लोग एग्जाम दे रहे हो एसएससी 10+2 या सीएचएसएल का, तो दोस्तों आपके पास 3 जॉब का ऑप्शन है, पीए एसए, एलडीसी, डीईओ। डीईओ की जॉब जो है वो सीएजी में और अदर डिपार्टमेंट में मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर टर्निंग पॉइंट क्या है दोस्तों, कि सीएजी के अंदर मैथ और साइंस होना कंपलसरी है। ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप चाहते हो डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना, वो भी सीएजी के अंदर, तो आपको 12th में आपके पास मैथ और साइंस होना चाहिए। और हम लोग आगे बात करते हैं। जैसा कि आप लोग यहां देख रहे हो दोस्तों, कि अगर मैं बात करूं आपके लिए एलडीसी, जेएसए, पीए, एसए और डीईओ, इनमें सबकी जो आप लोग नॉर्मल आप लोग 12th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से और किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन इसने साफ साफ लिखा हुआ है एक्सेप्ट डीईओ एंड सीएजी। आप डीईओ एंड सीएजी अगर बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 12th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और जहां पे आपका मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी बोर्ड के लिए। तो इतना समझ लीजिए दोस्तों, जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि पीए, एसए, एलडीसी, डीईओ, अदर, इन सब के लिए आप ओनली 12th पास चाहिए किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन अगर मैं बात करूं कि डीईओ सीएजी के लिए क्या चाहिए, तो डीईओ सीएजी के लिए दोस्तों आपको साइंस साइड से 12th पास होना चाहिए, जिसमें मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इतनी सी बात दोस्तों आप लोगों ने जान ली होगी। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आपको नॉलेज का अभाव होता है, आप फॉर्म भरते हो, उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, कौन सी जॉब नहीं मिल सकती। कुछ गलतियां आप लोग फॉर्म में कर देते हो। उन गलतियों से कौन सी गलतियां हैं सर, टाइपिंग में दोस्तों आप टाइपिंग देने के बाद डायरेक्ट बाहर हो सकते हो अगर आपने छोटी मोटी गलतियां कर दी तो। देखिए यहां पर आप लोग ध्यान देना दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं, काफी लोगों से यहां गलतियां होती हैं कि आप लोग जो टाइपिंग टेस्ट जब आप फॉर्म भर रहे होते हो उसी टाइम डिसाइड कर लिया करो कि आपको टाइपिंग किस मीडियम में देनी है। मतलब कि सर हिंदी और इंग्लिश में कौन से मीडियम में आपकी स्पीड अच्छी है, और अगर अभी आपने टाइपिंग नहीं करी, आप आगे टाइपिंग करने वाले हो, तो इसी टाइम तक डिसाइड कर लिया करो फॉर्म बनने तक कि गुरुजी हम तो इंग्लिश से देंगे या हिंदी से देंगे, क्योंकि आगे जाके फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और उस टाइम पर अगर आपने इंग्लिश भर दी और इंग्लिश भर दी, उसके बाद में आप जब एग्जाम देने जाओगे वहां पे आपने देखा कि सर मेरी तो हिंदी की टाइपिंग अच्छी है, अभी मैंने किसी भी राजस्थान या किसी भी स्टेट का एलडीसी का एग्जाम दिया था और मैंने हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रखी है, आप वहां जाके देखा आपने हिंदी सिलेक्ट कर लोगे, वहां तक आपको बोर्ड परेशान नहीं करेगा। आप एग्जाम में बैठने के बाद
हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो या इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हो। आपने जो लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट की है उसके अलावा आप वहां कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क जब पड़ता है जब रिजल्ट आता है और रिजल्ट में आपको फेल कर दिया जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस बात को अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखना कि सर टाइपिंग टेस्ट जो है वो हम लोगों को फॉर्म भरते टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। वही आपकी जो टाइपिंग का मीडियम है वो कंप्लीट भर्ती में चलने वाला है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। और दूसरी बात दोस्तों, डीईओ वाली जो बात है इसमें आप लोग वापस आपको बता रहा हूं, एक अलग से फॉर्म होता है जहां पर 17 नंबर पॉइंट दिया गया है कि वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। अगर आप लोगों ने इस पर क्लिक कर दिया और आप आर्ट साइड से या बायो से हैं तो दोस्तों आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इसको बड़े ध्यान से क्लिक करना। 17 नंबर डीईओ इन द कैग, पीछे मैंने कैग का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। कैग में ओनली ऑन मैथ चाहिए होता है विद साइंस स्ट्रीम। ऐसे ही दोस्तों यहां पे अगर आप लोगों ने भर दिया तो फिर डीवी में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए इन दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान से बनना दोस्तों। इस स्लाइड को मैं अलग से काट के लेके आया हूं। ये इंपॉर्टेंट है कब, जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं। और फॉर्म भरते टाइम दोस्तों इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका स्कोर बहुत शानदार होता है, वो छोटी मोटी एरर कर देते हैं। जैसे पहले उन्होंने हिंदी भर दिया टाइपिंग टेस्ट में, उनको पता चला मेरी हिंदी तो मेरे से गलती से भर गया था, मुझे लगा था कि पेपर का मीडियम पूछ रहे हैं, और हिंदी बनने के बाद जब बाद में जाते हैं फिर वो फेल कर दिए जाते हैं। इसलिए दोस्तों समझदारी से फॉर्म भरना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है कि सर अब तक हम लोगों ने एक चीज जान ली कि कितने वैकेंसियां, किस तरीके से वैकेंसियां होती हैं। अब हमने ये भी जान लिया कि सर 10+2 हम हैं, 10+2 अगर हम मैथ्स और साइंस से हैं तो हम सीएजी के लिए भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। अब बात यह है कि अपने को तो नौकरी चाहिए, और नौकरी के कोई बढ़िया देसी जुगाड़ क्या है। तो मैंने कहा देसी जुगाड़ से पहले एक बार ये तो जानो कि उसका पूरा पैटर्न क्या है एग्जाम का। तो आप लोग बोले एग्जाम पैटर्न, मैंने कहा सिलेक्शन पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने फेस में एग्जाम होते हैं, कौन कौन से नंबर पे आके आपकी मेरिट बनती है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो पेपर 1 जो टायर 1 होता है उसमें कितने पेपर होते हैं, क्या सब्जेक्ट्स रहती हैं, टायर 2 में क्या होता है, कितने घंटे का होता है, टायर 3 ओनली क्वालिफाइंग या क्वालिफाइंग है। एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करते हुए चलते हैं दोस्तों। यहां पे आप लोग देख रहे हो द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो जो टायर 1 है दोस्तों वो आपका होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। बिल्कुल ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, आगे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। टायर 2 होती है डिस्क्रिप्टिव परीक्षा, तो आप लोग ध्यान रखना। टायर 1 होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, टायर 2 जो होती है उसको लिखित परीक्षा होती है, जहां पे आपसे एक ऐसे निबंध लेटर पत्र क्या क्या लिखवाया जाता है उस पर हम लोग बात करते हुए चलेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों टाइपिंग, तो टायर 3 तीसरा जो टायर होता है इसमें होता है आप लोगों के टाइपिंग और स्किल टेस्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई कि सर सिलेक्शन के लिए हमें टायर 1 देना पड़ेगा, कौन सा टायर 1 देना पड़ेगा, फिर सर टायर 2 देना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको देना पड़ेगा टायर 3। अब सर यहां तक तो समझ में आ गया कि टायर 1, टायर 2, टायर 3 है। इसमें होता क्या है, मैंने कहा भाई ये होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये होता है डिस्क्रिप्टिव परीक्षा, लिखित परीक्षा जो आपकी होती है वो होती है ये। और अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे टायर 3 की, तो आप लोग बोलेंगे सर टायर 3 में क्या होता है। मैंने कहा दोस्तों स्किल टेस्ट, या फिर इसको आप लोग मान सकते हो टाइपिंग टेस्ट, कौन सा, स्किल या फिर टाइपिंग टेस्ट। इतनी सी बात आप लोग समझ जाओ। इन 3 स्टेज से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए 10+2 CHSL के अंदर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये है दोस्तों आपकी टायर 1 की स्कीम, पेपर पैटर्न, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, क्या रहेगी सर नेगेटिव मार्किंग, एक एक पॉइंट दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखते हुए चल सकते हैं। दोस्तों टायर 1 के अंदर 100 क्वेश्चन 60 मिनट का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। 100 क्वेश्चंस 200 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो 4 सब्जेक्ट आती हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके या जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। सबके 25-25 क्वेश्चन 50-50 नंबर के, वेटेज एकदम सेम है जैसा आप लोग देख सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंसी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, मैथ की दोस्तों, तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। दोस्तों ये एग्जाम का पैटर्न है, और इससे सबसे बड़ी जो बात है वो होती है दोस्तों टाइमिंग की। आपको 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर सॉल्व करने होते हैं। कितने मिनट में, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं दोस्तों। इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में बिठा के रखना कि सर टाइम स्पीड काफी अच्छी चाहिए होती है दोस्तों,
और अगर मैं बात करूं 80 मिनट का जो टाइम मिलता है दोस्तों, वो मिलता है कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब स्टूडेंट को दोस्तों 80 मिनट, 20 मिनट ज्यादा टाइम मिलता है। दोस्तों ये पैटर्न है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप बिगिनर्स हो तो। अगर मैं बात करूं दोस्तों टायर 2 में, तो टायर 2 में क्या होता है देखना ध्यान से। टायर 2 के अंदर दोस्तों आप लोगों का स्किल टेस्ट जो होता है वो ओनली क्वालिफाइंग होता है। और एक बार देख लेते हैं, टायर 2 पेपर विल बी ए डिस्क्रिप्टिव पेपर, बिल्कुल ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है, पेन एंड पेपर मोड। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, पेन और पेपर मोड का होता है। कुछ लोगों को मैं बता दूं डिस्क्रिप्टिव का मतलब वो क्या समझते हैं कि बैंकिंग के अंदर आपका जो परीक्षा होती है उसमें आप लोग जैसे कोई ऐसे या कोई भी ऐसे हो या फिर कोई लेटर हो, उसको आप लोग टाइप करते हैं कहाँ पे, उस पर लैपटॉप वगैरह पे मेल करते हैं, टाइप करते हैं। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे पेन और कॉपी पे होता है। चलिए दोस्तों, और अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो आप लोगों को सिर्फ ओनली ओनली पास करना है, जहां पे आप लोगों को देखो ऐसे और लेटर दो ही चीजों पे आप लोगों से कोई प्रीसाइज पूछ लेगा, इस पे आप लोगों का एग्जाम होता है। ये एग्जाम का सिलेबस मान सकते हो दोस्तों। टायर 2 के अंदर वैसे तो इसके नंबर ऐड होते हैं, लेकिन इसके अंदर 33% लाना कंपलसरी है। समझ रहे हो क्या आप लोग मेरी बात को? 33% नंबर लाना दोस्तों कंपलसरी है इसके अंदर। वैसे अगर देखी जाए तो टायर 3 के नंबर, टायर 2 के नंबर जो हैं और टायर 1 के नंबर के आधार पर ही आप लोगों को टायर 3 जो स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके लिए बुलाया जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं टायर 3 टाइपिंग टेस्ट की और स्किल टेस्ट की, तो देखिए एक बार क्या होता है। देखो टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट में दोस्तों आप लोगों से टाइपिंग करवा सकते हैं, और बेसिकली अगर देखी जाए तो ये दोस्तों आपके रीजनल ऑफिस पे होते हैं। अगर आप जैसे किसी ऐसे सेंटर, ऐसे शहर से हो जहां पे इसका अवेलेबल नहीं है, तो आपको रीजनल ऑफिस पे जाके बुलाया जाएगा। दोस्तों अगर ऐसा होता है कि आप लोग टाई केस हो जाता है, समझना मेरी बात को, एरर्स एंड स्किल टेस्ट विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेस। एरर दोस्तों देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें क्या क्या होता है। स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ये ओनली ऑन क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके नंबर ऐड नहीं होते, लेकिन क्वालिफाइंग करना दोस्तों कंपलसरी है। एरर जो होती हैं वो भी काउंट करी जाती हैं। इस तरीके से आप लोग इसको देखते हुए चलिए। अगर दोस्तों मैं बात करूं रिवॉल्यूशन ऑफ टाई केस, तो टाई केस का मतलब क्या होता है गुरुजी? टाई का मतलब ये होता है कि एक सीट के लिए 2 दावेदार हों, 3 दावेदार हों, 4 दावेदार हों। जैसे कि आप लोग मैच में देखते होंगे कि एक टीम ने बनाए 182 रन, अगली ने भी 182 रन बना दिए, अब क्या करें, किसको जिताएं, तो उसके लिए सुपर ओवर कर देते हैं। ऐसे ही इस केस में अगर मैच टाई होता है तो फिर क्या करते हैं, ये भी सुपर ओवर कराते हैं। टोटल मार्क्स देखते हैं ये सेकेंड एग्जामिनेशन में कि सेकेंड एग्जाम में किसके नंबर ज्यादा हैं। फिर भी अगर टाई हो जाता है दोस्तों, तो फिर ये जाते हैं डेट ऑफ बर्थ पे, और जो ओल्डर होते हैं, जो ओल्डर होते हैं उनको मिलती है क्या, प्रायोरिटी। यहाँ पर सीनियरों को इज्जत दी जाती है। और अगर आपके नंबर बराबर हैं तो पहला सुपर ओवर होगा दोस्तों आप लोगों का किस चीज का, कि पेपर 2 में नंबर किसके ज्यादा हैं। फिर भी अगर आप लोगों में टाई रहा तो उसके बाद में फिर आप लोगों का होगा दोस्तों, जो सीनियर होंगे उनको आप इज्जत से बोल दोगे, बोले आप नौकरी लेके चले जाओ। ये है दोस्तों पैटर्न। अगर मैं बात करूं टाइपिंग की दोस्तों, तो ध्यान रखना टाइपिंग की जो स्पीड है इसको लेके लोगों में काफी ज्यादा परेशानियां रहती हैं कि सर टाइपिंग स्पीड कौन सी लूं मैं, कौन सी स्पीड मांगते हैं। दोस्तों हिंदी की जो टाइपिंग होती है वो 30 वर्ड पर मिनट होती है, और इंग्लिश की होती है 35 वर्ड पर मिनट। हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट। 10 मिनट का स्किल टेस्ट होता है दोस्तों 10 मिनट का। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। दोस्तों टाइपिंग वाली जो बात है ये आप लोगों के दिमाग में काफी चलती रहती है, सर इंग्लिश सेलेक्ट करूं, हिंदी सेलेक्ट करूं, या सर क्या है। दोस्तों आप लोगों के सामने है 10 मिनट का टेस्ट होगा, हिंदी में 30 चाहिए, इंग्लिश में 35 चाहिए, जिसपे आपकी कमांड है, आप लोग वो सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली इंग्लिश वाली जो आसान होती है, अगर आपने हिंदी की कभी नहीं करी तो कंपैरेटिवली इंग्लिश की आसान होती है, क्योंकि इंग्लिश की तो आपको आदत पड़ी हुई होती है, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे चैट करते हो, और वहां तो आपकी स्पीड एक साथ खतरनाक होती है, 5-5, 6-6 लोगों से एक साथ चैट करते हो आप लोग। तो चलो पोस्ट प्रिफरेंस जो आपकी मांगी जाएगी दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगी जाएगी। कुछ लोग शुरुआत से ही पैनिक हो जाते हैं, सर फॉर्म भर दिया पोस्ट प्रिफरेंस नहीं मांगी, सर टायर 1 पास कर लिया पोस्ट प्रिफरेंस नहीं मांगी। भाई पोस्ट प्रिफरेंस जो मांगी जाएगी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगी जाएगी। अगर दोस्तों मैं बात करूं आपसे फाइनल सिलेक्शन के बारे में, पीए और एसए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि फाइनल सिलेक्शन के बाद में दोस्तों काफी मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। उस लॉन्ग प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, पीए और एसए डिपार्टमेंट आप लोगों को मिले हुए हैं। तो दोस्तों जब आप लोग जॉन की पोस्ट ऑफिस साइड पे जाओगे
तब आप लोगों को क्या करना है, पोस्ट ऑफिस साइड पे जाके अपना जोन बनना है। समझना मेरी बात को ध्यान से, पोस्ट ऑफिस की साइड पे जाके आपको जोन बनना है और अपनी जानकारियां भरनी हैं। उसके बाद में दोस्तों अब आपको जब आप लोग यहाँ भर रहे होंगे तो पोस्ट ऑफिस की साइड पे बताया जाएगा आपसे कि आप लोगों को कौन सा मेल करना है या फिर आपको पोस्ट करके उनके ऑफिस में भेजना है। अमूमन अगर देखा जाए दोस्तों तो मेल से काम हो जाता है। उसके बाद जब आप मेल और पोस्ट कर दोगे तब आएगा रिजल्ट। और दोस्तों ये जो रिजल्ट आएगा ना, ये रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सा जोन मिला है। वापस से समझना मेरी बात को, आपको पीए और एसए में आपका सिलेक्शन हो गया दोस्तों। उसके बाद में आप लोग जाओगे पोस्ट ऑफिस की साइड में, वहां से आप लोगों ने जॉन भरा, जॉन और अपनी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो भर दी। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने मेल और पोस्ट कर दिया। अब ये वहां बताया जाएगा कि आपको मेल करना है या पोस्ट करना है। बेसिकली जनरली बात करूं दोस्तों तो मेल किया जाता है। अगर दोस्तों यहां तक करने के बाद अब आता है रिजल्ट, तो रिजल्ट किस चीज का आएगा, रिजल्ट आएगा आपको कौन सा जोन एलोकेट हुआ है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, जोन एलोकेट होने के बाद अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एलोकेट कैसे हो सकता है। दोस्तों पोस्टल असिस्टेंट जो है वो एकमात्र ऐसी नौकरी है जिसके थ्रू आप लोगों में चांस की बात कर रहा हूं, जिसके थ्रू आपके पास चांस है अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब करने का। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को जोन मिल गया। अब जोन मिलने के बाद आप लोग क्या करोगे, जोन की जो हेडक्वार्टर की वेबसाइट है उस पर जाओगे। क्या करोगे, जोन की जो हेडक्वार्टर की वेबसाइट है उस पर जाओगे। वहां जाके आप अपनी डिस्ट्रिक्ट भरोगे कि सर मुझे तो ये वाली डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए। बिल्कुल ठीक है, फिर आप उसको मेल या पोस्ट करोगे, सेम चीज। और उसके बाद दोस्तों अब आएगा रिजल्ट, और अब की बार आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है। समझना मेरी बात को दोस्तों ध्यान से। अब की बार आप लोग जब जोन मिलने के बाद में फिर आप दोबारा से भरोगे तब आपको पता चलेगा डिस्ट्रिक्ट कौन सा मिला है, और फाइनल सिलेक्शन के बाद जब आप भरोगे तब आपको पता चलेगा आपको जोन कौन सा मिला है। दोस्तों अब हम लोग आते हैं, यहां तक हम लोगों ने जान लिया कि सर जोन और डिस्ट्रिक्ट मिलने की क्या प्रोसेस होती है। दोस्तों सिलेक्शन के बाद फिर क्या होता है, फिर एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और पुलिस वेरिफिकेशन जब होगा वो होगा आपको जोन और डिस्ट्रिक्ट एलोकेट होने के बाद में। फिर होता है दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में आप लोगों का मेडिकल होता है दोस्तों। मेडिकल का मतलब ऐसा नहीं कि सर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जैसा नहीं दोस्तों। मेडिकल काफी सिंपल होता है, आप बस शरीर से फिट होने चाहिए, इससे ज्यादा इनको कुछ भी नहीं चाहिए। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर फिट का मतलब 6 पैक से या 5 पैक से। अरे मेरे भाई सामान्य तरीके से आप लोग देख सकते हो और बाकी नॉर्मल काम कर सकते हो, यही उनको चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ डिपार्टमेंट बोल देते हैं कि आप अपने सिटी के, अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी हॉस्पिटल से फाइल को भरवा के लेके आ सकते हो मेडिकल चेकअप की। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट आपको स्पेसिफिक एड्रेस देते हैं कि आप ओनली इसी हॉस्पिटल में जाके आप अपना मेडिकल कराइए और वहां की रिपोर्ट हमें भेजिए। तो एक चीज आप लोग दिमाग में रखना दोस्तों कि दो मेडिकल जो है इस तरीके से होता है, लेकिन मेडिकल काफी सामान्य होता है। अगर बात करूं दोस्तों ज्वाइनिंग की, अब उसके बाद आप लोगों की मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग आएगी। ज्वाइनिंग में 5 से 6 महीने लगी जाते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं सैलरी की, तो सैलरी आप लोगों की 42,000 रुपये आपको दोस्तों सैलरी मिलेगी, अलाउंस वगैरह सब जोड़ने के बाद में। तो दोस्तों मैंने आपको सैलरी के बारे में भी बता दिया, सिलेक्शन के बाद किस तरीके से आपको जोन मिलता है, किस तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट मिलता है, मेडिकल में क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, सब कुछ हो गया। अब आप बोले गुरुजी ज्वाइनिंग आने वाली है, आप तो हमें ये बता दो कि कैसे हम लोग इसकी वहां जाके काम क्या करना है, ऑफिस के अंदर वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी। तो दोस्तों आप लोग देखिए, डिस्पोजल ऑफ मेल्स एंड मेंटेनिंग द डाटा, मेल्स भेजना, मेंटेन करना डाटा को, जो भी मेल्स पे आ रहा है, जो भी वहां पे पड़ा हुआ है। एक तो ये काम होता है, एक होता है आपका हैंडलिंग कस्टमर क्वेरी। अगर आपकी जो हेड ऑफिस में नौकरी लगती है दोस्तों, तो हेड ऑफिस के बाद आपको कस्टमर क्वेरी भी हैंडल करनी पड़ सकती है। बिल्कुल ठीक है सर। और अगर मैं बात करूं इंटरसिटी ट्रांसमिशन ऑफ मेल्स, जैसे कि आपके पास समझना मेरी बात को, इंटरसिटी ट्रांसमिशन ऑफ मेल्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी पोस्टिंग किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके पास मान लो काफी पैकेट में वो आ गए लेटर, तो अब आपको उनको तहसील लेवल पे भेजना है, अपने हिसाब से अरेंजमेंट करना है। इसको आप लोग मान सकते हो इंटर कनेक्शन, इंटरसिटी ट्रांसमिशन ऑफ मेल्स। अगर मैं बात करूं
लोकेटिंग द करेक्ट एड्रेस ऑफ द एड्रेस। कुछ बार क्या होता है कि एड्रेस डाला हुआ होता है और उस एड्रेस को कोई रिसीव ही नहीं कर रहा होता। उस केस में जब आपने कोई एड्रेस डाला हुआ है, उस एड्रेस को वो रिसीव नहीं कर रहा है दोस्तों, तो उस केस में आप लोगों को क्या, मतलब जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट होता है, स्टाफ होता है, उसको रीचेक करना पड़ता है कि वो एड्रेस सही है या एड्रेस गलत है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, 5 दिन की वर्किंग होती है, 5 डे वर्किंग होती है इसके अंदर, मतलब 2 दिन का वीकेंड शानदार निकलने वाला है अगर आप लोगों ने एक बार CHSL की जॉब ले ली तो। दोस्तों प्रमोशन को लेके काफी दिमाग में बातें रहती हैं कि सर क्या मैं अगर PA या SA लगता हूं तो मेरे चांस इंस्पेक्टर बनने के हैं क्या, या फिर सर ASP बनने के चांस हैं क्या। दोस्तों बिल्कुल चांस हैं। अगर आप PA लगते हो तो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट आपको 8 साल के अंदर मिल जाएगी, मिलेगी नहीं, 8 साल मिनिमम, 8 साल के बाद आप लोग क्वालिफाई करने के, मतलब उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर जो परीक्षाएं होंगी और अगर यहाँ पे कोई सीट खाली है तो आपको दे दी जाएगी। अगर दोस्तों मैं बात करूं एलिजिबल फॉर एग्जाम्स, आप एलिजिबल हो जाओगे एग्जाम देने के लिए 8 साल के बाद में। और अगर मैं बात करूं इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बनने के बाद, आप PA से 8 साल में तो बने इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, और 8 साल के बाद अगर मैं बात करूं 8 में 5 जोड़ के तो प्लस 13 साल के बाद दोस्तों आप ASP बनने के लायक हो जाते हो, ASP का एग्जाम देने के एलिजिबल हो जाते हो, जो डिपार्टमेंट परीक्षा होती है। अगर दोस्तों इन सब चीज़ों से आपको लगता है कि ना सर इतनी मेहनत 13 साल कौन करेगा, तो दोस्तों CGL के थ्रू आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन सकते हो। 8 साल का जो टाइम है उसको आप लोग बचा सकते हो। ये है दोस्तों प्रमोशन के जो आप लोगों के प्रमोशंस होंगे, उस चीज़ को मैंने समझाया। एक एक पॉइंट पर दोस्तों मैंने बात करी। देखिए आप लोग, शुरुआत से मैं आपको दिखाता हूं, एक एक पॉइंट पे मैं बात करते हुए गया हूं। आपके दिमाग में CHSL में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं बता दिया दोस्तों। तीन तरीके की पोस्ट होती हैं। कौन अप्लाई कर सकता है बता दिया, बेसिकली सब लोग कर सकते हैं। कैग के अंदर कौन कौन कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है बता दिया, फाइनल रिजल्ट से ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चीज में लोगों के दिमाग में काफी बातें रहती हैं, इसको भी दोस्तों हमने एक्सप्लेन कर लिया। सर जॉब लोकेशन क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, वर्क प्रोफाइल एंड प्रमोशंस, दोस्तों एक एक पॉइंट पर मैंने बात कर ली। अभी भी अगर आपको लगता है कि सर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है दोस्तों, तो आप लोग एक बार कमेंट करिए दोस्तों। मैं आपको, अगर मुझे लगता है कि हाँ एक ऐसा इश्यू है जिस पर वीडियो बनानी चाहिए, मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा मेरी टीम आप लोगों को जवाब देगी। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में पुट ऑन हो रहे हैं दोस्तों, आप उनको कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के जो सेशन था इसमें आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। CHSL के बारे में A to Z जानकारी आप लोगों ने दोस्तों मुझसे ले ली। अब आप लोग एक काम करिएगा, वीडियो को शुरुआत में मैंने बोला था शेयर करने का, वापस बोल रहा हूँ, वीडियो को आप लोग दोस्तों शेयर कर सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका नया चैनल है दोस्तों सिंहखोरी स्टेट एग्जाम, तो दोस्तों आपका अपना चैनल सिंहखोरी स्टेट एग्जाम को शेयर सब्सक्राइब करने का काम अब आप लोगों का है। चलिए दोस्तों, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।